आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। राजाओं महाराजाओं की लड़ाई का पुराना किस्सा हो या राम रावण संघर्ष की कहानी या फिर महाभारत की जंग, आपको मालूम है इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है रथ, चैरियट्स, जिन पर बैठकर वॉरियर्स दुश्मनों को मार गिराते थे। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की लड़ाई में हजारों साल तक रथ ऐसी मशीन बने रहे जो वॉर में स्पीड, मोबिलिटी, स्ट्रेटजी, स्किल के प्रतीक थे। रथ को खींचने वाले घोड़ों पर खूब पैसे खर्च होते थे, जमकर उनकी ट्रेनिंग होती थी। ऑब्वियसली हार जीत के मैदान में इनका बड़ा रोल जो था। रशिया में अब तक का सबसे पुराना रथ मिला है। कहा जा रहा है कि ये 4000 साल पुराना है। हिस्टोरियंस के हिसाब से सबसे पहले रथ जिन्होंने बनाए वो सुमेरियंस और एक्केडियंस थे। दोनों मेसोपोटामिया की सभ्यता का पार्ट रहे हैं। हाँ, लेकिन इनके रथ घोड़े नहीं, गधे खींचते थे। आज जहां इराक, सीरिया, ईरान है, वहीं कभी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फली फूली थी। एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि वो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन को मेलुहा कहते थे। सुना सुना सा नाम है ना? पॉडकास्ट सुनने के बाद सर्च करना कहां सुना था। तो मुद्दा यह है कि कॉकेसस एरिया में रहने वाले बंजारों ने जब घोड़ों को पालतू बनाया तो रथ में उनको जोत दिया। विद्वान आज भी ये सोचकर हैरान है कि इंसान ने घोड़े की पीठ पर डायरेक्ट सवारी करने से पहले ही उसे रथ में जोतने की बात सोची क्यों थी? बेचारा घोड़ा। हिस्टोरियंस इन्हीं घुमंतू बंजारों को धनुष बाण बनाने का क्रेडिट भी देते हैं। शिकार करने के लिए इन्होंने जो धनुष खोजा वो हजारों साल तक लड़ाई का टूल बना रहा। अब घोड़े और धनुष का ज्ञान फैलने लगा और जब अरब के हाइकसॉस ने, जिनके बारे में जानकारी थोड़ी कम ही मिलती है, इजिप्ट पर धावा बोला तो ये टेक्निक वहां पहुंच गई। थोड़ा सा सुधार रथों में उन्होंने भी किया, फैशनेबल हो गए वो। असीरियंस के हाथ पड़े तो उन्होंने पहियों में मेटल वगैरह जोड़ दिए। लेकिन अब तक इंसान के खुराफाती दिमाग ने पकड़ लिया था कि घोड़े पर बैठकर लड़ाई ज्यादा अच्छे ढंग से लड़ी जा सकती है। बस घोड़े को रथ से खोला और खुद उस पर बैठ लिए। फिर से बेचारा घोड़ा। रोमन्स ने रथों को खेल और परेड तक लिमिट कर दिया। होते होते यह हुआ कि 300 ईसा पूर्व तक रथों का जंग में रोल खत्म हो गया। आखिरी इंफॉर्मेशन ये है कि 331 ईसा पूर्व में पर्शियंस भारी रथ लेकर जब सिकंदर से टकराए तो घुड़सवारों ने उनका खेल खत्म कर दिया। अब आपने सोचा तो जरूर होगा कि इंडिया में रथ कब आया? तो भाई साहब, हमारे यहाँ तो वेद पुराण सभी में उसका जिक्र है। इंद्र से लेकर सूर्य और राम से लेकर अर्जुन तक रथ पर सवार हैं। केव पेंटिंग्स में भी रथ बने हैं। हमारे यहाँ तो आज भी राष्ट्रपति के पास अपनी खास बग्घी है जिसे घोड़े खींचते हैं। हाँ, वेस्टर्न थ्योरी का दावा कुछ और है। उनका कहना है कि भारत में घोड़े होते नहीं थे, तो यहाँ रथ और घोड़े बहुत बाद में आर्यंस के साथ आए। हमने भी कई दशकों तक ऐसा ही पढ़ा, ऐसा ही माना, मगर फिर आया 2018। बागपत के सनौली में खुदाई हुई, वहां से बहुत कुछ ऐसा निकला जिसने अब तक की हिस्ट्री को सवालों में घेर लिया। निकले 3-3 रथ भी, कॉपर से बनी तलवारें भी, ऐसे कॉफिन्स भी जो 4000 साल बाद भी सलामत हैं। आसपास के रहने वाले किसानों को अचानक इस बरियल साइट का पता चला था और फिर पहली बार खुदाई 2005 में एएसआई ने डीवी शर्मा से कराई। फिर 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संजय मंजुल को भेजा, उन्होंने भी खुदाई की। आज पढ़ाकू नितिन में हम एएसआई के जॉइंट डीजी संजय मंजुल से बात कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे सनौली के रथों का रहस्य क्या है, इन रथों को चलाने वाले लोग कौन थे, क्या सनौली में महाभारत के योद्धा रहा करते थे, ताबूतों में बंद महिलाओं के शवों ने उन्हें किस उलझन में डाल दिया था, सनौली में मिली तलवारों ने किस पुराने सवाल का जवाब दिया है, और क्यों दुनिया भर के इतिहासकारों की थ्योरीज पर सनौली एक्सकेवेशन ने शक पैदा कर दिया है। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं।
हेलो संजय जी, कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ नितिन जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जब से हमने सोनौली के बारे में पढ़ा है और खासकर वो डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें आप और आपके साथियों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो बहुत मन में जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन एक चीज जो उस खुदाई में आप लोगों को मिली और आप भी शायद बहुत चौंके, वो रथ है। वो रथ जिसके बारे में हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है या फिर कहीं जो पेंटिंग्स हैं केव में वहां मिली है, तो वहां पर हमने कभी उसका कोई अक्स देख लिया, लेकिन कभी भी कोई रथ नहीं मिला था। इसे देखकर आप कितने चौंके थे? क्या आपके मन में ख्याल आया था? क्योंकि आपको भी कभी लगता होगा कि जब तक मिल ना जाए तब तक तो ये कल्पना ही है कि हिंदुस्तान में रथ रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम लोग एक्सकवेशन कर रहे थे, तो मैं और हमारी को डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद मंजुल, वो भी थी उस समय। और सबसे पहले रथ का जो ऊपर का हिस्सा था, वो हम थोड़ा-थोड़ा एक्सकवेट कर रहे थे, तो हमारी कभी कल्पना में ही नहीं आया कि रथ भी हो सकता है। पहले हम लोगों ने ये सोचा और हमने एक स्केच बनाया उसका, तो हमने ये कल्पना की थी कि शायद ये बैठने का थ्रोन होगा या और कुछ और हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम एक्सकवेशन आगे करते चले गए, तो एक पहिया-नुमा दिखाई देने लगा, गोल-सा, और उसके ऊपर कॉपर की पतरा चढ़ा था। और उससे ये समझ में आया कि एक शेप बन रहा है। फिर जब दूसरी तरफ पैरेलल हम देखने की कोशिश हमने किया, तो एक और पहिया दिखा। तब हमने ये अनुमान लगाया कि क्या ये रथ हो सकता है? तो हमारी पूरी टीम ने एक बार सबको हँसी आई ये सोच के कि सर पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या सोचते रहते हैं, क्या कल्पना करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा हुआ नहीं है किसी भी एक्सकवेशन में। लेकिन धीरे-धीरे जब हम और आगे बढ़े खुदाई में, तो वो सारी चीज़ें मिलने लगी जो रथ के संरचना को दिखाता है। जैसे उसका चेसी है और उसका पोल है या उसका पूरा ढाँचा है, वो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। और जब पूरा पिक्चर हमारे सामने आया, तो एक दिन तो हम लोग सिर्फ़ ये सोचने में लगाए कि क्या ये वाक़ई रथ है? और इसके पहले कहने की पहले कि ये रथ है, उसके पहले हमने पूरे वर्ल्ड के जितने भी चैरियट्स मिले हैं आज तक, चाहे वो इजिप्ट का हो, मेसोपोटामिया का हो या और कहीं का चाइना का हो और कहीं का भी रथ था, उस सब रथों को हमने पहले देखा और तब उससे कंपेयर करने की कोशिश की कि ये वाक़ई रथ है। तब हमने ये अनाउंस किया कि यस, ये रथ है। अब हम ये कह सकते हैं कि पहली बार किसी भी खुदाई में भारतीय उपमहाद्वीप में रथ मिला। और रथ का एक मॉडल नहीं, बल्कि पूरा रथ जिसमें उसके सारे कंपोनेंट थे। रथ का जुआ और पहिए, उसका चेसी, उसका पूरा ऊपर का डैशबोर्ड और फ्रेम, वो सब कुछ मिला। लेकिन ये एक वाकई चैलेंजिंग काम था। और आपने जैसे सर कहा कि मतलब साउथ एशिया में पहले कभी रथ नहीं मिलते थे। मेसोपोटामियन हमने देखा है रथ हैं, इजिप्ट में भी है रथ, और वहाँ की मतलब जो पेंटिंग्स है उसमें दिखता है। और मुझे मालूम नहीं है कि वहां पर खुदाई में भी मिला या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पेंटिंग्स में ही दिखता रहा, खुदाई में मिला नहीं। इनफैक्ट हम अपने ग्रंथों में पढ़ते थे ऐसे रथों के बारे में, मगर कभी मिलता नहीं था। तो जब ये मिला, तो अब आप लोग एज प्रोफेशनल किन नए जवाबों को आपने पाया है और क्या नए सवाल खड़े हुए हैं, ये मुझे बताइएगा। क्योंकि आपकी कम्युनिटी में भी सवाल जवाब होते रहते होंगे कि अब रथ मिल गया, अब इन सवालों का जवाब तो देखिए हो गया है, और उससे कुछ सवाल भी खड़े हुए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल अगर हम बात करें जब रथ मिला, तो चाहे वो आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी हो, चाहे हिस्टोरियन की कम्युनिटी हो, सब में एक विवाद छिड़ा कि क्या ये रथ है या फिर ये गाड़ी है, बैलगाड़ी है जो पहले हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टॉय कार्ट मॉडल्स में देखते आए हैं, या तो क्या वो है? लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि रथ भी हो सकता है। दूसरा सवाल ये था कि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों पहले रथ नहीं मिला किसी भी एक्सकवेशन में?
उसका उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो मिट्टी ज्यादातर जो लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में वो सुरक्षित नहीं रह पाता है, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। ठीक वैसा ही सनौली में भी हुआ कि ये पूरी तरह से डिकम्पोज होके मिट्टी में तब्दील हो चुका था लकड़ी, लेकिन फॉर्चुनेटली उसमें जो कॉपर के इनले किए हुए थे उसने हमें एक शेप दिया। दूसरी बात कि ये समझ आर्कियोलॉजिस्ट को ये होनी चाहिए कि एक्सकवेशन जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया है उसका एक्सकवेशन कैसे करें और इसमें क्या चीज हमें देखें जिससे ये पता चले कि ये डिकम्पोज वुड है या इसमें कुछ और चीजें हैं। तो हमने कई प्रयोग किए पहली बार, और वो जो प्रयोग था वो सिर्फ एक्सकवेशन की टेक्निक में नहीं था, बल्कि उसके साथ जो अलग वैज्ञानिक पद्धति हमने अपनाई वो शायद भारतीय पुरातत्व के लिए बिल्कुल नया था। जैसे कुछ पार्ट जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया था और मुझे ये अनुमान था कि ये लकड़ी हो सकता है या लकड़ी की कार्विंग हो सकती है, तो हमने उसको ले जाके बड़ौत में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम वहां गए, उसको पूरे उस चंक को, मिट्टी के चंक को लेके, और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इसका आप जाए इसका सीटी स्कैन कर दें, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। तो वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं हुए, बोले नहीं ये ऐसा हम कर ही नहीं सकते, ये हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे कर सकते हैं और मिट्टी और उनकी चीजों को हम नहीं करेंगे। तो हमने पूरे दिन मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम उनके पास बैठे रहे कि आप कन्विंस करने के लिए कि काइंडली आप इसे एक बार करके देखिए, एक्सरे करके देखिए, एक्सरे कर दीजिए। तो नहीं तैयार हुए। फिर हमने कहा कि ठीक है, आप मेरा जो रसीद है वो मेरे नाम पे बनाइए, मेरे बॉडी का बनाइए, एक बार करके तो देखिए, आप उसे रिकॉर्ड में मत रखिएगा। ओके। और ये एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट आया, और चौंकाने वाला रिजल्ट ये आया कि उसमें नेल्स, जो छोटे छोटे नेल्स थे कॉपर के, और कॉपर का शीट था, उसके एविडेंसेस दिखाई देने लगे। और साथ ही जो लकड़ी डिकम्पोज हुई थी उसमें जो कार्विंग थी, डिजाइन था, ज्योमेट्रिक पैटर्न, वो भी दिखाई देने लगा स्क्रीन पे। तो ये इसने पूरे परसेप्शन को बदल दिया। और फिर हम उस दृष्टिकोण से अपने सारे रिमेन्स को देखने लगे कि क्या यहाँ भी हो सकता है, क्या यहाँ भी इस तरह की चीजें हो सकती है। और उसने पूरे परसेप्शन को बदल दिया और नई चीजें आने लगी। वैसे ही हमने शील्ड जो मिला था उसको, उसके पूरे चंक को, मिट्टी जो पूरी ढाल थी, वो जो योद्धा जिससे अपने आप को बचाते हैं दूसरे की तलवार से, बिल्कुल उस ढाल का पूरा जो मिट्टी का चंक था वो हम उठा के लेके गए सीटी स्कैन के लिए। और सीटी स्कैन में साफ दिख गया कि लकड़ी किस तरह से लगाई गई है, उसको जोड़ने के लिए मतलब जहां से उसे पकड़ते हैं उस तरफ पूरी लकड़ी है, और उसके आगे फिर कुछ कॉपर की चीजें भी लगाई गई हैं। कॉपर की डिजाइनिंग है उसके आगे, और बड़ा खूबसूरत बनाया है किसी ने, मतलब केवल मतलब चलताऊ काम नहीं है। नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत साइंटिफिक, और जो उसका साइज और शेप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और साइज और शेप भी बहुत सलीके का है। अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी का जो टॉर्सो होता है उतना आराम से वो कवर करता है, यानी आपका गर्दन से लेके और नीचे के भाग तक, मध्य भाग तक वो आराम से उसको कवर कर सकता है, और आप हाथ में आराम से उसे उठा सकते हैं। हाँ सर। तो ये बहुत ही साइंटिफिक था। अच्छा, तलवारें भी मिली, मतलब रथ तो 3 मिले जितनी मेरी अभी तक की जानकारी है। बिल्कुल। और तलवारें मिली मूठ के साथ, हैंडल्स के साथ। क्या इसके पहले भारत में कहीं और ऐसी तलवारें मिली थी जैसी सनौली में मिली? बिल्कुल, तलवारें हमारे यहाँ बहुत सारी मिली हैं। पूरे गंगा वैली में, गंगा और यमुना के दोआब में जो एक कॉपर होड यहाँ मिलता है, बहुत जगह, कई बार खेतों में मिल जाता है, कई बार चांस डिस्कवरी में कहीं मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे, एक जखीरा मिलता है जिसमें श्रृंगी, 2 सिंग वाले श्रृंगी तलवार है, और रिंग है, या फिर फरसा जैसा तलवार है, एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर है, यानी मानव आकृति जैसा। तो ये कॉपर की बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें,
लेकिन क्या हुआ कि पहले जब भी कुछ ऐसा मिला और उसको उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक यूले नाम का एक स्कॉलर भारत में आए जी। और उन्होंने काफी काम किया लंबे समय तक। और जो कुछ भी जिस म्यूजियम में या प्राइवेट कलेक्शन में और झज्जर में एक म्यूजियम है गुरुकुल में, उसके पास उनके पास भी काफी अच्छा कलेक्शन है। तो उन सबको डॉक्यूमेंट किया और डॉक्यूमेंट करके ये कहा कि ये सब चूंकि पकड़ने का हत्था बहुत छोटा है और भारी है, तो इसका प्रयोग नहीं हो किया जा सकता है। लड़ाई में नहीं कर सकते आप, बस सिंबॉलिक बना लिया, खिलौना टाइप सिंबॉलिक कुछ बना भी। लिया गया, उन्होंने ये कहा। लेकिन जब हम ये एक्सकवेशन कर रहे थे तो इस एक्सकवेशन में हमें तो कई तलवारें मिली, लेकिन एक तलवार ऐसा था जिसका मुट्ठा पूरी तरह से बच गया था। और उस मुट्ठे पे ये कॉपर तांबे वायर, का पतरा चढ़ा था, इसलिए अच्छा। वो बच गया। लकड़ी डिकम्पोज तो भी हो गया, लेकिन उस तांबे के जो पतरा था उसके कारण बच गया। इसका मतलब ये है सर कि जो पहले तलवारें मिली, अब तक तलवारें मिलती रही, उसमें जो मूठ थी वो वक्त के साथ गल गई, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, और ये इसलिए बचा रह गया क्योंकि इसके ऊपर तांबे की कवरिंग थी। ओके। बिल्कुल, और यही कारण है कि वो जो रथ मिले हैं तीनों, उनमें पहिए भी इसलिए हमें दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ तांबे से कवर किया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही कारण है कि पहले हम लोग जितने भी एक्सकवेशन हुए, उस एक्सकवेशन में उसकी पहचान नहीं हो सकी। और दूसरा कारण ये भी था कि रथ का पहिया तो खड़ा होता है ना, जब गिर जाएगा तो उसकी पहचान आसान है क्योंकि आप उसकी खुदाई कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर पहिया खड़ा है तो उसका खुदाई करना बहुत मुश्किल है। खड़े खड़ी उसकी खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पहले के एक्सकवेशन में रही है, जिसके कारण हम अपने बहुत सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उसको निकाल नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं। तो हमें एक जो फ्यूजन है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक, बहुत सारे नए प्रयोग की जरूरत है, जिससे उन रिमेन्स को जिससे हम आंखों से नहीं देख सकते, न ही उसे ठीक से हम समझ पा रहे हैं एक्सप्रेशन में, उनको समझने के लिए हमको कई तरह के प्रयोग करने की जरूरत है, जो हमने सनौली में पहली बार किया। और उसने एक नई दिशा दी है भारतीय पुरातत्व को। अब सिर्फ भारतीय पुरातत्व को नहीं, विश्व के पुरातत्व को भी एक नई दिशा दी है कि हम एक्सकवेशन को किस तरह से करें और किस तरह से उन चीजों को हम वहां से सुरक्षित लिफ्ट कर सकते हैं। बहुत कठिन काम है सर, बहुत वाकई। कठिन काम था। एक जगह से एक खेत है, मतलब सनौली तो बागपत में एक गांव है, और जहां आपने खुदाई की, पहले तो मेरा ख्याल है 2005 में हुई, फिर 2018 में आपकी अगुवाई में हुई। वो खेत में से उन चीजों को उठाकर आप लोग, मेरा ख्याल है, दिल्ली तक लाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ये ग्रेटर नोएडा के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में सुरक्षित है। आप पूरी तरह से देख सकते हैं जो कुछ वहां था वो अच्छा। उसी तरह से उठा के लाया गया। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वाकई। चैलेंज इसलिए भी था कि कुछ लोग आईआईटी के इंजीनियर्स भी आए, हमारे यहाँ के भी इंजीनियर्स थे। कई लोगों से हमने संपर्क किया था कि इसको किस तरह से हम उठा के ले जा सकते हैं या कैसे हम पूरे उस भारी भरकम कॉफिन को जो ताबूत जैसा है, एक्चुअली ये शव पेटी है, जैसे खाट होता है ना, वैसे खाट जैसा 4 पांव वाला एक। एक्चुअली मैं उस पर आना चाह रहा था, इसके बाद मैं आपसे यही पूछने वाला था कि वो चीजें जहां मिली हैं, मतलब पहले तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि लाना तो बड़ा कठिन काम है कि भाई वो रास्ते में भी कहीं ऐसा ना हो कि वहां तो बड़ी खुदाई की, बड़े आराम से, एहतियात से, और रास्ते में आप ट्रांसपोर्ट करते करते उसे कहीं तोड़ फोड़ बैठे। ये तो बात है ही मुश्किल। अच्छा, हम देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा में सारी चीजें, तलवार जो मिली, ये सब चीजें? ठीक है सर, बिल्कुल सारी चीजें देख सकते हैं, सब कुछ सुरक्षित है हमारे पास। बढ़िया। तो मैं ये पूछ रहा था सर कि इस पर मैं आऊंगा ताबूतों पर, लेकिन जो रथ से जुड़ा एक सवाल है, रथ कौन खींच रहा था? क्योंकि अभी तक तो सिलेबस में हम यही पढ़ते रहे कि जब आर्य आए और वो आए तो अपने साथ घोड़े लाए, घोड़े पर बैठकर आए, या रथ घोड़ों के साथ जुड़े हुए थे। और जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, जिनको हम द्रविड़ कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले सभ्यता बसाई, बस्तियां बसाई। आर्य आए, उन्होंने द्रविड़ों के साथ लड़ाई लड़ी, और आर्यंस को ये एडवांटेज थी कि उनके पास रथ थे, घोड़े थे, और इसलिए द्रविड़ हारे और फिर साउथ इंडिया की तरफ वो धीरे धीरे मूव करते गए। मगर
ये रथ आपको मिले और ये 4000 साल पुराना है, अगर मैं सही हूं तो, ये सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और हड़प्पन्स या आर्यंस इसके बाद की चीज है। मगर अब जब रथ मिल गया तो इसे फिर चला कौन रहा था? और अगर घोड़े चला रहे थे तो फिर तो एकदम उल्टी चीज हो गई ना। अब तक हमने जो पढ़ा वो तो खत्म हो गया। यानी कि घोड़े भी हिंदुस्तान में हमेशा से थे, जैसा कहा जाता है, नहीं थे, सेंट्रल एशिया से आए। और रथ भी था, तो रथ को चला कौन रहा था? तो एक पहेली है, थोड़ा इसे सुलझाइए, क्योंकि अब तो लग रहा है सिलेबस बदलवा देंगे आप। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है नितिन। मैं बताऊं, जो कुछ हमारे बीच में जो कुछ थ्योरी प्रपोज कर दी गई शुरुआत के समय, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे माउंट एक्सकवेट हुए, तो ये कहा गया कि आर्यंस के द्वारा ये इन्वेड किया गया, उसके आक्रमण के कारण ये विनष्ट हुआ। लेकिन धीरे धीरे आज हम ये इसका नतीजे पे पहुंच गए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई आक्रमण नहीं हुआ। ये क्योंकि इतने लंबी दूरी तक जो संस्कृति फैली थी, वो और कहीं इस तरह का के एविडेंसेस हमें नहीं मिले। तो ये प्रूफ हो गया कि आर्यन जैसी जो थ्योरी थी वो बाहर से आके सारी हमारे कल्चर को उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसी कोई थ्योरी आज नहीं है। मतलब वो सिंध से लेकर और फिर आप गुजरात तक जाएं, ये पूरा इलाका, बलूचिस्तान से लेके और कश्मीर तक, मांडा तक, जो इस फैली हुई 6000 किलोमीटर से भी लंबी जो संस्कृति थी, वो किसी इन्वेडर्स से, इन्वेडर्स के कारण कम से कम खत्म नहीं हुई, ये नहीं हो सकता। जी ठीक है सर, ओके। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रपोज किया गया वो ये था कि 1400-1300 बीसी में आर्यंस हमारे यहाँ आए और साथ में रथ और तलवारें और आयरन का जो तलवार है वो साथ में लेके आए, और उन्होंने यहाँ आके बसावट की, और उन्होंने हमें एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। लेकिन सनौली के एक्सकवेशन के बाद ये पूरी थ्योरी अपने आप में खत्म हो गई। उसका एक कारण था कि जो 600 साल पहले हमारे पास वो एडवांसमेंट थी, रथ भी सिर्फ सिंपल रथ नहीं था, बल्कि ये वॉर वाले रथ थे, युद्ध में लड़े जाने वाले रथ थे, छोटे रथ हैं जिनमें कम से कम 2 लोग खड़े हो सकते हैं। एक या दो। यस यस। तो जो शुरुआत की रथें थी उसमें 1 या 2 लोग खड़े हो सकते थे, क्योंकि वो युद्ध में लड़े जाने वाले रथ, जिनमें एक को चलाना है और दूसरे को हथियारों को उपयोग करना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये सवाल था कि क्या ये घोड़े द्वारा खींचा जा रहा था या बैल लगे थे। तो बड़ा सुंदर सा सवाल है कि जब आप रथ को अगर आप देखेंगे कि जो उसका साइज है और जो उसका जुआ है, जिसको हम पोल कहते हैं, और जो योक है जो ये बुल के कंधे पे रखा जाता है, और जो घोड़ा में तो क्या होता है कि ये पट्टी बांधी जाती है, लेदर की पट्टियां होती हैं, और उसके कंधे पे वो पीठ पे रखा जाता है तो उसका बांधने के लिए, तो जिससे वो उसका लगाम लगाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बैल के ऊपर जो रखी जाती है वो क्या है, बड़ा जुआ होता है, क्योंकि भारी जुआ होता है, उसको कंधे पे रखना होता है जिससे बैल आराम से चला सके। लेकिन जहां तक घोड़े का सवाल है, तो पोल उसका पतला होगा और लंबा होगा, और जुआ या तो बहुत छोटा होगा या तो नहीं होगा। ओके। जो शुरुआत का जुआ था वो बहुत छोटा था जुआ, क्योंकि उसको लेदर से बांधा जाता है और घोड़े को घूमने के लिए जगह चाहिए। और उतने छोटे से रथ को बुल नहीं खींच सकता, अगर बुल खींचेगा तो रथ टूट जाएगा। ओके ठीक है। तो ये पूरी तरह से, और दूसरा जो उसके बाद जो रथें बनी हैं, चाहे वो इंडिया में के प्राचीन उसमें आप देखें डिपिक्शंस में, सांची के तोरण पे या गया के बोध गया के रेलिंग्स पे, चित्रकूट में भी है मेरा ख्याल है। तो कई लगभग ऐसे ही रथ दिखाई देता है। दूसरा, इजिप्ट में अगर और मेसोपोटामिया में भी अगर आप रथ देखें तो उसका भी साइज लगभग यही है,
तो ये निश्चित रूप से इसमें ये घोड़े ऐसे रथ हैं जिनमें घोड़े जुतते थे, और ये ऐसे रथ हैं जो बेसिकली सिंबॉलिक नहीं है बल्कि उपयोग किए जाते थे। उपयोग किए जाते थे। मगर सर फिर सवाल ये है कि ना तो घोड़े की हड्डियां मिलती हैं खुदाई में हिंदुस्तान में, और हड़प्पा में आपको वृषभ यानी बैल के टॉयज मिलते हैं, छोटे छोटे जो बनाए हैं बच्चों के लिए, या ये सब, घोड़ा नहीं दिखता है। तो फिर आपकी जो थ्योरी है उसको सपोर्ट कैसे करते हैं आप? बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। देखिए, अगर आप हड़प्पा के सारे साइट को देखें, कालीबंगा में घोड़े के दांत मिला था, लगभग 2000 बीसी के आसपास का समय है। सुरकोटडा में घोड़े का पूरा स्केलेटन मिला है। उसके अलावा गंगा वैली में, कोल्डिबा में भी घोड़े के रिमेन्स मिले हैं। तो ऐसे रिमेन्स, और हमारे एक्सकवेशन में बिंजौर, इसके पहले हमने एक्सकवेशन किया था, वहां भी कुछ ऐसे बोन्स मिले हैं जो इक्वस के हैं। अभी उसका डीएनए हो रहा है, और डीएनए होने के बाद और पिक्चर साफ हो जाएगा कि हम घोड़ा जानते थे या घोड़ा था या नहीं था। और दूसरी बात कि अगर आप स्पीति वैली में देखें, चाहे पूरे इंडिया में 5 इंडिजिनस वैरायटी के घोड़े ऑलरेडी भारत में थे, छोटे छोटे कद के जो हैं। हाँ, जिसका हाइट वो अरेबियन घोड़ा से छोटा था, लेकिन ये बहुत मजबूत थे। बाद के सेना में भी ब्रिटिशर्स ने भी इनको यूज किया है, इन घोड़ों को अपने उसमें प्रयोग में लाए हैं। तो ऐसा नहीं था कि भारत में घोड़े नहीं थे। और अगर आप वैदिक टेक्स्ट से लेके और बाद के जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें आप देखेंगे तो घोड़ों का महत्व बहुत रहा है। और हाँ, मतलब ग्रंथों में हम घोड़े को लगातार देखते हैं, और बड़ा पवित्र पशु है, बड़ा जानदार पशु है, और इनफैक्ट भगवान बुद्ध भी हैं जैसे, और वो महल छोड़ते हैं तो वो रथ पर सवार हैं, या फिर उन्हें जो वो रथ से ही निकलते हैं सैर करने, और वो सब चीजें दिखती हैं। एक बूढ़ा जा रहा था, एक बीमार व्यक्ति। तो घोड़े और रथ ये लगातार हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में, अलग अलग तरह की पुरानी किताबों में तो है, लेकिन सामने नहीं दिख रहा था। तो सनौली में पहली बार एक रथ मिला, और रथ का जो स्ट्रक्चर है वो ये साबित करता है कि भाई इसको घोड़े खींचते थे, और आपने जो चीजें बताई, घोड़े के रिमेन्स तो मिले हैं। और दूसरा और महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊं कि उस रथ के साथ एक चाबुक भी मिला है। और चाबुक का अर्थ ये होता है कि चाबुक में जो सामने ऊपर के पार्ट में वो लेदर का स्ट्रिप्स लगाते हैं चाबुक में, वो सिर्फ घोड़े के लिए प्रयोग होता है। क्योंकि बुल के लिए स्टिक का प्रयोग करते हैं। स्टिक का करते हैं आज भी, बिल्कुल। हाँ, बुल को हम पीछे मारते हैं ना, उसका जो साइकोलॉजी है वो बुल को पीछे मारते हैं, घोड़े को कभी पीछे नहीं मारते हैं, घोड़े आगे को मारा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए जो चाबुक भी मिला है वो भी ये साबित करता है ये घोड़े का ही से जुता ही रहता। बिल्कुल। तो और सबसे ज्यादा कमाल की चीज ये है सर, जो मुझे लगता है बड़ा हैरान करती है, ये सारी चीजें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो एक मरघट में मिली, वहां लोग दफन हैं। ये कोई कॉलोनी नहीं है हड़प्पा की तरह, मोहनजोदड़ो की तरह। ये किसी एक वॉरियर जाति है, कोई समुदाय है, कुछ भी है, उनका मरघट है, उनका शमशान घाट कहिए, कब्रिस्तान कहिए, शमशान घाट तो नहीं है, दफन किया गया है वहां पर लोगों को। और उनकी जो आपने कहा कि खाट जैसे ताबूत हैं, उसमें शव हैं, उसके आसपास एक बड़ा इलाका है जिसमें उन्होंने रथों को रखा है, तलवारों को रखा है, मृत भांड रखे हैं। जैसा मैंने सुना कि उसमें घी, दूध वगैरह रखे जा सकते हैं, और शायद आगे आप लोग अगर उसमें स्टडी करें तो हो सकता है ये पाएं कि उसमें दही या दूध कभी रखा गया हो। तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अच्छा, कॉलोनी तो नहीं मिली, आसपास शायद ढूंढे तो कॉलोनी मिल जाए, लेकिन ये क्या कहता है, ये मरघट अपने आप में क्या बता रहा है? कहीं ये महाभारत कालीन वॉरियर्स तो नहीं है जिनको मौत के बाद सनौली में दफनाया गया? क्योंकि मैं देख रहा था जो सनौली गांव है वो कुरुक्षेत्र से महज 120 किलोमीटर दूर है, और एक और साइट जो बरनावा है जहां पर बताया जाता है कि लाक्षागृह है, जहां पर पांडवों को दुर्योधन ने मारने का प्रयास किया था लाख के एक महल में, वहां से महज 27 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी आप लोग खुदाई कर रहे हैं। तो कहीं ये पुष्ट तो नहीं करता है कि हाँ, महाभारत भी हुई थी और महाभारत कालीन वॉरियर्स भी थे, और ये वही एग्जैक्टली एरिया है जहां पर पांडव शासन करते थे या दुर्योधन शासन करता था?
एक सवाल में आपके बहुत सारे सवाल छिपे हैं और बहुत सारे सवालों का मैं क्रमबद्ध अब आप देख लीजिए कि जिज्ञासाओं का जो बिल्कुल अंबार है कितना बड़ा। हाँ, तो क्रमबद्ध जवाब ये है कि ये सिर्फ शवाधान स्थल नहीं था, बल्कि शवाधान के साथ साथ उनकी बस्तियां भी हैं। अच्छा। और वो बस्तियों की भी खुदाई, हमने कुछ भाग की खुदाई हम लोगों ने किया है बस्तियों का, जो समाधान के साथ ही लगा है बस्तियां, और वहां से करीब 1 किलोमीटर के दूरी पर भी दूसरी बस्ती भी है। तो 2-3 बस्तियां वहां पे उसके चारों तरफ थी, और शायद उन सब का एक जगह शवाधान स्थल था। और इस समाधान स्थल में जो कुछ भी चीजें मिल रही हैं, तो वो जो हर तरह के क्लास हैं उसमें। एक ऐसा क्लास भी है जिसके साथ बहुत सारे वेपन्स मिल रहे हैं, एक ऐसा क्लास भी है जो जिसका शवाधान किसी वेपन्स नहीं रखे गए हैं, सिर्फ मृदभांड और वो चीजें रखी गई हैं। तो एक मिक्स सोसाइटी है, जो सोसाइटी काम कर रही है उसमें वॉरियर्स भी हैं, शायद वो लीड कर रहे होंगे अपने पूरे सोसाइटी को। उसके साथ साथ जो रथ बनाने वाले लोग होंगे, जो लोग कॉपर के औजार बना रहे हैं, जो वेपन्स बना रहे हैं, वो लोग भी वहां रह रहे थे। तो हमने जब खुदाई की, जो उनका बसावट वाले स्थल थे, वहां से कई बड़े बड़े ये भट्टियां मिली। उन भट्टियों में शायद वो कॉपर बना रहे थे और कॉपर के वेपन्स बना रहे थे वहां। तो ये बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। हाँ, मतलब कोई बस्ती सभ्यता। तो ऐसा लग रहा है फिर ये कोई गांव भी नहीं है, बल्कि कोई शहर है जहां पर ये फैक्ट्री भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत उन्नत संस्कृति के लोग, जिसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं, जिससे नगर, हड़प्पा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हड़प्पीय सभ्यता के समानांतर चल रही थी यहाँ पे। हाँ, इसका कालखंड लगभग वही है। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, क्यों अब ये सवाल बहुत सारे पुरातत्ववेताओं ने और आम लोगों ने भी किया कि अगर बस्ती थी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जिस तरह के प्लानिंग मिली है, टाउन प्लानिंग मिली है कि नालियां हैं, घरों के संरचनाएं हैं, बड़ा स्नानागार है, हाँ, गोदाम है जी। हाँ, वैसा क्यों कुछ नहीं मिला यहाँ। तो मैं आपको बहुत उदाहरण मैं दे देता हूँ कि अगर आप ये पूरा जोन देखेंगे, ये जो रीजन है, ये बेस्ट लकड़ियों का जोन है। ये बहुत बढ़िया यहाँ टिम्बर होता था, और लोगों का जो मकान रहा होगा, वो यहाँ ईंट का या पत्थर की अवेलेबिलिटी तो है नहीं, पत्थर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, दूर था पत्थर। तो यहाँ मकान जो है वो लकड़ियों की बनती थी। और यही कारण है कि वहां से लेके पाटलिपुत्र भी जब बना था, वो भी लकड़ी का पूरा पाटलिपुत्र बना। ओके, ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल है। हाँ, तो लकड़ी के इस्तेमाल के कारण वो पूरी तरह से विनष्ट हो गया। वो हम उस रूप में नहीं देख पा रहे हैं जो हड़प्पा और उससे जुड़ी हुई जो स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वहां मिल जाता है। वहां इसलिए देख सकते हैं। वहां भी अगर आप देखेंगे तो गुजरात में पत्थरों का प्रयोग किया है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पकी ईंटों का प्रयोग है। कालीबंगा में मिट्टी के ईंटों का प्रयोग है, मिट्टी पकाई। मगर सर, सनौली में भी ईंटें तो मिली हैं, हालांकि वो हड़प्पा से अलग हैं, उससे चौड़ी, उससे बड़ी ईंटें हैं। यस, ईंटें मिली है जहां इनको ऐसा लगा कि यहाँ पे ईंटों का प्रयोग जरूरी है मजबूती के लिए, तो वहां उन्होंने ईंटों का प्रयोग किया है, और नहीं तो वो लकड़ी का प्रयोग किया है, क्योंकि लकड़ी में वो मास्टर थे। और आप जब कॉफिन देखेंगे, अन्य चीजों देखेंगे, उनसे पता चलता है कि लकड़ी के वो बहुत मास्टर्स थे। तो 2 तल्ला 3 तल्ला मकान इस इन्वायरमेंट में बनाना लकड़ी में ज्यादा उपयुक्त था। तो क्यों ये ब्रिक और पत्थर दूसरे जगह से लाके क्यों बनाएंगे। तो हमें कई तरह से, लेकिन उसको दूसरी तरह से समझना जरूरी है कि जो चीजें मिली हैं वो इतनी उन्नत तकनीक की है, चाहे वो सोने की बनी हुई चीजें हों, या चांदी की बनी हुई चीजें हों, या तांबे के बनी हुई चीजें हों, या लकड़ी की बनी चीजें हों, वो इतनी उन्नत किस्म की है कि उससे ये पता चलता है कि ये लोग बहुत सुसंस्कृति संस्कृत के लोग थे। और ये ऐसा नहीं है कि ये झोपड़ियों में रहने वाले थे, ये एक अच्छे नगरीय सभ्यता के लोग थे। दूसरा सवाल आपका ये था कि जहां तक मुझे लगता है कि आपने आर्यन उसकी बात की थी कि ये बाहर से आ रहे थे या यहाँ,
तो डीएनए जो यहाँ हम लोग को 2 डीएनए हम लोगों ने यहाँ किया है, और उस डीएनए के रिजल्ट से ये साफ हो गया कि ये लोग यहीं के लोकल हैबिटाट थे। और हाँ, और दांतों का जो हमने एक ऑस्ट्रोन्सियम एनालिसिस होता है, जिससे ये जब दूध के दांत होते हैं ना, जब आप जहाँ का अनाज और दूध पीते हैं तो वहां का कुछ रिमेन्स आपको लाइफ लॉन्ग रह जाता है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे और वहां अगर किसी का डेथ हो जाता है तो दांतों से ये पता लगाया जा सकता है कि ये किस रीजन का आदमी था और कहाँ इसका जन्म हुआ था। इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं अगर अमेरिका में जाके मर जाऊं तो पता लगाया जा सकता है कि यूपी का ही आदमी था, क्योंकि ज्यादातर वक्त मैंने अपने दांतों से क्या खाया क्या पिया वो यहाँ का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दांतों से बहुत बहुत चीजें पता चल जाती हैं, उससे डीएनए का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो उससे क्या कहते हैं दांत सनौली वालों के सर? हाँ, तो इसलिए इससे ये पता चला कि कुछ लोग जो शायद मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए कुछ लोग आए होंगे तो वो बाहर से आए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हैं वो यहीं पैदा हुए हैं और इंडिजिनस सोसाइटी है कि इसमें बाहर के डीएनए का कोई अंश नहीं है। तो ये सिद्ध होता है कि ये सब यही इनका ओरिजिन था। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इस पूरे थ्योरी को कि ये लोग एस्केपे से या बाहर से यहाँ आ रहे हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है कि 2000 बीसी में हमारे पास जो तकनीक थी, जो चाहे वो रथ बनाने की तकनीक हो या वेपन्स बनाने की तकनीक हो, वो बहुत ही उन्नत थी। तीसरा सवाल जो सामान्यतः लोग करते हैं कि जो तलवारें बनाई गई वो लोहे में क्यों नहीं बनाई गई? मैं पूछने वाला था कि ये क्या मेटल है जिससे तलवारें बनी? हाँ, तो लोग ये कहते हैं कि तलवारें लोहे में क्यों नहीं बनाई गई, या जो ब्रॉन्ज, क्योंकि उस समय हम ब्रॉन्ज बनाना जानते थे, ब्रॉन्ज ज्यादा मजबूत है, कॉपर मुड़ जाता है, अगर वो प्योर कॉपर है तो वो मुड़ेगा, तो क्यों कॉपर में ये तलवारें या वेपन्स बनाई गई? तो मैं ये कहूँ, ये लोग इतने साइंटिफिक थे, इनको साइंस का इतना नॉलेज था कि इन्होंने अपने वेपन्स में प्योर कॉपर का यूज किया है। प्योर कॉपर का, और प्योर कॉपर का क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि कॉपर में जो हीट का जो टेक्निक है ना, जब हम हीट करने के बाद पानी में डालते हैं, उसको कॉन्चिंग कहते हैं। जब कॉन्चिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये हार्डनेस बढ़ जाता है इसका, तो उस तरह से इन्होंने हार्डनेस को अचीव किया। दूसरा, कॉपर का फायदा ये था कि जब हम युद्ध में एक बार आपने तलवार यूज किया और अगर वो मुड़ गया या उसका एज खराब हो गया तो आप उसको दोबारा उसको ठीक कर सकते हैं घिसाई करके। लेकिन ब्रॉन्ज में ये फैसिलिटी नहीं है, वो टूट जाएगा तो दोबारा गलाना पड़ेगा। अच्छा, आप वो उसमें रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कॉपर की जो तलवारें हैं वो ज्यादा बेहतर हैं ब्रॉन्ज से या फिर लोहे से। नहीं, लोहा वो लोग जानते ही नहीं थे। हाँ, लोहा तो बेसिकली हाँ सच है, बाद में यस उस समय तक लोहे का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। ओके, ये प्री आयरन एज कल्चर है। प्री आयरन एज है, राइट। हाँ, प्री आयरन एज कल्चर है। तो उस समय ब्रॉन्ज जानते थे, ये एलॉय करना जानते थे, लेकिन इन्होंने एलॉय नहीं किया। उसका रीजन ही ये था कि कॉपर को बार बार आप रिपेयर करके उसको आप तुरंत, अगर आज आपने युद्ध लड़ा और आज खराब हुआ, रात में उसको आप ठीक कर लेंगे, फिर दूसरे दिन उसको उसी वेपन्स का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये तो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत उन्नत जो मेट्रोलॉजी का ज्ञान था इनका, वो बहुत ही बेहतर था और उन्नत। और वो महाभारत वाली बात सर, क्या लगता है कि ये वही लोग हैं? जहाँ तक अब महाभारत की बात है तो हम आपको महाभारत से थोड़ा और पहले ले चलते हैं। जैसे अगर वैदिक समय में ले चलते हैं, वेद में 10 रागी युद्ध की चर्चा है, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ और उसमें भी रथों का प्रयोग हुआ था। और तो उसकी चर्चा वेद में भी है। वेद में रथों का कैसा रथ होना चाहिए और कैसा कार्ट होना चाहिए, दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है ऋग्वेद। तो और उसकी कई ऋचाएं हैं ऋग्वेद में जो ये कहती हैं कि रथ पे बैठ के इंद्र के साथ जाने की चर्चा है,
और इंद्रलोक तक जाने की चर्चा है। और उसमें ये भी चर्चा है कि इनको जो देवता हैं उनको रथों में इस यज्ञ भूमि पे लाया जाए, बुलाया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि किस लकड़ी का रथ बनेगा उसकी भी चर्चा है वेद में। तो महाभारत के बहुत पहले भी इसका विस्तृत विवरण मिलता है वेदों में। अच्छा। और हाँ, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या दसराग युद्ध के लोग थे यहाँ, या महाभारत के लोग थे? तो मैं ये कहूँ कि महाभारत इनमें सर कितना फर्क है, कितने हजार साल का फर्क है दोनों में? हाँ, ये इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर वेदों की तिथि माने तो निश्चित रूप से ये 3000 साल से भी पहले जाता है। और अगर महाभारत की तिथि पे बहुत सारे विवाद हैं। बहुत सारे विवाद इसलिए हैं कि महाभारत में जो 1,00,000 ऋचाओं से ज्यादा कई समय में लिखी गई, निरंतर अलग अलग बाद में जुड़ी हुई बहुत सारी, हाँ, ऐड होता चला गया, जिसमें 2nd सेंचुरी BCE तक के एविडेंसेस उसमें दिखाई देते हैं। प्रोफेसर बीबी लाल ये मानते हैं कि उन्होंने कई जगह हस्तिनापुर की खुदाई की थी और कई और अन्य जगहों पे खुदाई की थी। उस खुदाई में उन्होंने उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकाला था, उन्होंने ये कहा कि ये 800 से 1000 BC के आसपास महाभारत हुई होगी। जबकि जनमानस में जो सोच है वो बहुत पहले की है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल, जो नक्षत्र विज्ञानी लोग हैं, उन्होंने भी कई डेट्स निकाले हैं, क्योंकि उसमें कई ऐसी बातों की चर्चा है कि जब युद्ध हुआ तो कुछ समय ग्रहण लगा या सूर्य छिप गए। तो उन सब नक्षत्र गणनाओं के आधार पे जो उन्होंने कई डेट्स, तिथियां दी हैं, वो 3010 BC से लेके और 1300-1400 BC के मध्य में आती है। अब ये सवाल तो बहुत ही टेढ़ा हो गया, क्योंकि आर्कियोलॉजी कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है, अगर हम इस पूरे जोन को देखें, ये रीजन, तो ये जो बागपत है, ये वन ऑफ द विलेज था, जो 5 विलेज पांडवों ने मांगा था, तो बागपत उसमें एक था। तो बागप्रस्थ, हाँ, इसको कहा गया पहले, जाना जाता है। तो वो भी एक था। तो ये रीजन निश्चित रूप से कुरुओं का जो ये क्षेत्र था, ये निश्चित रूप से पोटेंशियल था, और महाभारत के समय और महाभारत के पहले भी, क्योंकि वेदों में भी दसराग युद्ध में भी कुरुओं के ही लिनिएज की चर्चा है। तो हम ये समझा जा सकता है इस बात से कि ये कहीं ना कहीं ये जो क्लास है, वो क्लास जो वॉरियर्स थे, जो योद्धाएं थे, वो यहाँ इस क्षेत्र में विद्यमान थे। और जो रूलिंग क्लास था इस क्षेत्र में, वो योद्धाओं से भरा पड़ा था। और तो हो सकता है कि ये वेद के समय या उसके बाद से लेके और महाभारत तक के बीच का कोई समय रहा हो, क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े गए होंगे उस बीच में भी। हर युद्ध की तो चर्चा या जिक्र किसी जगह लिखना मुमकिन था नहीं। बहुत तो महाभारत, जब तक कोई इंस्क्रिप्शन या कोई ऐसी चीजें कॉन्क्रीट नहीं मिल जाती हैं, तो हम निश्चित रूप से ये नहीं पिन पॉइंट नहीं कह सकते कि ये महाभारत से रिलेटेड है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो संस्कृति दिख रही है, जो महाभारत में जिन चीजों की चर्चा है, वो चीजें यहाँ मिल रही हैं। जो सांस्कृतिक समन्वय है महाभारत से, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है यहाँ के रिमेन्स में। दूसरा और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, पहली बार शायद मैं किसी उसमें चर्चा कर रहा हूँ, कि अगर आप कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में भी इसी प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं। वहाँ अच्छा, कर्ण का टीला है वहां पे, और मिर्जापुर जो कुरुक्षेत्र के पास ही एक साइट है, वहां से भी 1900-2000 BC के रिमेन्स मिले हैं। और ऐसे ही वेपन्स भी मिले हैं कॉपर रोड के। ओके। और अगर आप और दूसरी जगह हस्तिनापुर की बात करें, हस्तिनापुर से भी कॉपर के वेपन्स मिले हैं। ओके, कॉपर का यूज हो रहा है। हाँ, बरनाबा की बात करें तो बरनाबा के जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पे चंदायन है। चंदायन से भी कॉपर के इसी प्रकार के कॉपर के रिमेन्स भी हैं। वहां से एक क्राउन भी मिला है कॉपर का। और जैसे सनौली में जो संस्कृति है, सिमिलर संस्कृति के अवशेष वहां पे मिले हैं।
तो एक बड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा एरिया है सर, है ना? बहुत बड़ा एरिया है, जिस एरिया में ये लोग, इसी तरह के संस्कृति के लोग अपनी बसावट कर रहे थे। आपने चर्चा की बरनाबा का, बरनाबा या बरनाबत हम कहें, वहां हम एक्सकवेशन कर रहे थे। सनौली के साथ साथ ही चल रहा था वहां एक्सकवेशन, और उस एक्सकवेशन के साथ जस्ट 3 किलोमीटर, क्योंकि जो बरनाबा है वो एक आइसोलेटेड माउंट रहा होगा, और लेकिन वो पूरा क्षेत्र रहा होगा बरनाबत क्षेत्र। उस बरनाबत क्षेत्र में बसावट कहीं और रही होगी, और जो लाक्षागृह कहीं और बनाया होगा। तो लाक्षागृह जब पूरी तरह जल गया रिमेन्स, तो उसके एविडेंसेस तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके आसपास जो एक्चुअल गांव होगा, वहां चंदायन जैसे जगह पे हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। अच्छा। तो ये बहुत ही जो अगर आप पूरे उसको बुनेंगे, उन पूरे धागा को एक दूसरे से लिंक करेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर निकल के आएगा। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, और जब लौटेंगे तो बरनावा की बात जारी रखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि यही वो जगह है जहां दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया था। अब तक तो कोई सबूत मिला नहीं है जो इन दावों को हकीकत में बदल दे, मगर एएसआई वहां खुदाई कर रहा है तो सवाल बनता है। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए, भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99 533 233 03। गुमशुदा तलाश के। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। वेलकम बैक। वो जो सर बरनावा है, मैं भी वहां गया हूँ, वहां पर अभी भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेरा ख्याल है वहां गुरुकुल भी चलता है ना, उसके अंदर ही। आसपास के इलाके में ये कहा जाता है कि यहाँ से वो नदी वो बहुत पास है, और किसी गुफा का भी जिक्र होता है जिसके बारे में कहा गया कि पांडवों को वहां से निकालकर सुरक्षित ले जाया गया था। तो आप तो अब वहां खैर प्रोफेशनली और कायदे से खुदाई कर रहे हैं और काफी वक्त से कर रहे हैं, क्या इन बातों की पुष्टि करती हुई वाकई कोई चीज मिल रही है वहां पर? हाँ, जहां तक मैं ये बात कर रहा था कि जो वहाँ का कल्चरल स्टार्टा है वो PGW कल्चर से स्टार्ट होता है, जिसे हम आर्कियोलॉजी में पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कहते हैं, और जिसे प्रोफेसर लाल ने महाभारत से उसको रिलेट किया था जब उन्होंने हस्तिनापुर में खुदाई की थी। यहाँ उससे लेके और मध्यकाल तक के रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं। लगभग 18 मीटर का हैबिटेशनल डिपॉजिट है यहाँ पे, जिसमें मुझे लगता है अगर हम समय देखें, समय तो लगभग 1500-1600 BC से लेके और 1300-1400 AD तक, यानी कॉमन एरा तक का पूरा बसावट यहाँ पे रहा होगा। लेकिन जो चंदायन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है वो बरनावत क्षेत्र ही है। उस क्षेत्र में जो मिले हैं वो लगभग 2000-1900 BC तक के रिमेन्स मिले हैं। उसके बीच में पूरा फ्लड जोन है, जो गंगा में शायद बहुत बड़ा फ्लड आया होगा और उस फ्लड के कारण लोग यहाँ से माइग्रेट किए होंगे और फिर दोबारा कुछ लोग आके बसे होंगे लंबे समय बाद। आपने एक और बात कही कि यहाँ पे जो लाक्षागृह और उसके जो टनल या गुफा या उसके थ्रू ले जाने की बात, उसका कोई पुरातात्विक प्रमाण मिला है या नहीं, तो सही मायने में उसका कोई पुरातात्विक प्रमाण तो अभी तक हमें नहीं मिला है। लेकिन वहां से नदी जस्ट करीब 20-30 मीटर की ही दूरी पे है। काली नदी जस्ट पास में ही है और हिंडन थोड़ी दूर है वहां से, लेकिन वो भी बहुत दूर नहीं है। तो हिंडन और काली के बीच की ये जगह है बरनावा, और कई ड्राई बेड भी वहां पे हैं, जो शायद 1-2 चैनल और जाती होंगी जो हिंडन में कनेक्ट होती होंगी। तो इस तरह के रिमेन्स वहां पे जो लोकेशन है वो उस लोकेशन पे तो नदी का भी चैनल है और बसावट भी है। लेकिन जो बसावट अभी है वो
बाढ़ की मिट्टियों से जो आके जमी है मिट्टी, उसके ऊपर इसकी बसावट अभी जी। दिखाई देती है बरनावा में। लेकिन निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूंगा कि ये बरनावा सिर्फ एक बसावट नहीं, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में जो बसावट है वो महत्वपूर्ण है, और उसको हमको एक होलिस्टिक अप्रोच में उसको देखने की जरूरत है, आइसोलेशन में नहीं। हाँ, मतलब केवल महाभारत कालीन लोग ही वहां रहते होंगे, या उसका महत्व केवल इसलिए क्योंकि एक युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र में, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके बाद भी वहां लगातार बहुत सारे लोग रहे होंगे, आए होंगे, गए होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि बहुत हो सकती है, दोआब है वहां पर, तो वहां पर तो लगातार लोगों का आना जाना रहा ही होगा। तो डेफिनेटली, लेकिन सर उस तरह के व्यापक स्तर पर वहां एक्सकेवेशन दिखता नहीं है, ना लोगों में ऐसी जागरूकता दिखती है, और मतलब इसके लिए माफी, लेकिन ना सरकार या एक्सकेवेशन से जुड़े लोगों में शायद दिखती हो, मतलब हो सकता है उनमें हो, हमें ना पता चलता हो, लेकिन बहुत कभी कभी पढ़ने को आता है कि वहां कुछ मिला तो अब खुदाई हो रही है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि काली नदी के पास तो सभ्यता के चिन्ह बहुत पुराने हैं, लेकिन उस बड़े स्तर पर नहीं होता। अच्छा खैर, इसमें नहीं जाता, किसी दिन एक लंबा पॉडकास्ट इस पर जरूर करेंगे। सर, लोग दफनाए गए हैं, क्या दफनाने की भी थी? वॉरियर्स को दफनाया जाता था क्या? जैसे आजकल साधु संत हैं, उनको जलाते तो नहीं है, तो या तो पानी में बहा दिया जाता है, दफनाया जाता है, तो इस पर क्या कहना है आपका? भारतीय संस्कृति में अगर ऋग्वेद से लेके, और अगर ऋग्वेद में भी देखें तो 3 तरह की प्रक्रियाएं उस समय भी थी अंतिम संस्कार की। एक प्रक्रिया थी दफन करने की, एक प्रक्रिया थी जलाने की, और एक प्रक्रिया थी जो खुले में रखने की, और उसके बाद जो कुछ रिमेन्स मिले उसके रूप में सांकेतिक रूप में दफन करने की, बाद में तो दफन कर दिया जो। हाँ, ये तीनों प्रक्रियाएं ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। अब हम कहेंगे कि आज जो हिंदुओं में परंपरा है वो बड़े स्केल में जलाने की परंपरा है। ये कैसे हुआ? क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है आज और पहले में? उस समय भी जलाने की प्रक्रिया थी, लेकिन अब एक्सकवेशन में जब जल जाता है तो उसके रिमेन्स नहीं मिलते हैं। आज भी अगर जो चीज आपने पंचतत्व में विलीन कर दिया, उसके रिमेन्स आप नहीं ढूंढ सकते, नहीं मिलेंगे। तो वैसे ही उस समय भी ये प्रक्रियाएं थी, समानांतर प्रक्रियाएं थी, क्योंकि आपको जो शवाधान मिलते हैं वो तो 100-200, लेकिन सिर्फ 200 लोग ही तो नहीं मरेंगे ना। हाँ, अच्छा, मेरे मन में सर ये भी बड़ा रहता है कि जैसे हड़प्पा था, कहा गया कि वहां तो 35,000 40,000 लोग रहते थे, अब कंकाल मिले 43-44 लोगों के। तो ये कैसे होता है, मतलब कि सबके नहीं मिलते? बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था कि इसका मतलब है कई प्रक्रियाएं साथ चल रही थी, कुछ जलाने की प्रक्रिया थी, लेकिन जो एलीट क्लास था शायद वो एलीट क्लास को दफन करने की या उसकी परंपरा रही होगी, जो बाद में भी अगर आप बुद्ध के उसमें देखें तो बुद्ध ने भी यही कहा था कि मेरा आखिरी संस्कार आप ऐसे करना जैसे राजा महाराजाओं का होता है। तो उस समय भी स्तूप बनाने की जो परंपरा थी बुद्ध से पहले भी थी, थूक बनाने की परंपरा, जिसको संस्कृत में थू कहते हैं, उसकी परंपरा ऋग्वेद में भी दिखाई हाँ सर, जैसे मतलब पिरामिड की परंपरा पहले से रही है, इजिप्शियंस का नहीं है केवल पिरामिड, उसके रूप थोड़े छोटे हो सकता है, आकार ऐसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ये तीनों परंपराएं एक साथ चल रही थी, लेकिन अगर आप देखें जब रथ का निर्माण शुरू हुआ होगा, खासकर युद्ध के लिए, तो क्या है, हमारा जो मोबिलिटी बढ़ गया, और मोबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ, हम दूर जाके भी युद्ध कर सकते थे। तो ये शुरू हुआ, ट्रुप एक दूसरे दूरी पे जाके युद्ध करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब दूर जाके युद्ध होगी तो क्या होगा कि जो लोग वहां मरेंगे तो उनके लाशों को तो आप लेके नहीं आ पाएंगे घर, महामारी फैलने के भी चांसेस हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप कंपेल हैं उसको जलाने के लिए, क्योंकि वो महामारी भी ना फैले। तो वो प्रक्रियाएं बाद में धीरे धीरे एडॉप्ट किया गया कि ये ज्यादा बेहतर प्रक्रिया है, जो बरीड करने की प्रक्रिया से बेहतर प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं को हमने एडॉप्ट किया। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आप अगर देखें, अभी पेंडेमिक के समय क्या हुआ कि लोगों ने दफनाना शुरू कर दिया नदी के किनारे जाके, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, फ्यूल नहीं थे, ये नहीं था, तो उन्होंने दफनाना शुरू किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है कल्चर का।
और ये भी प्रक्रियाएं शुरू हो गई कि हमने 13 दिन के बजाय 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन पे आ गए। तो शायद तो जब जैसी परिस्थिति है यस ये उस पर निर्भर करता है। हाँ, शायद युद्ध फ्रिक्वेंट होने लगा, एक दूसरे कबीले एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, साम्राज्य शुरू हो गया बनना। तो धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं, दफनाने की प्रक्रियाएं ज्यादा उसमें आ गई, ये जलाने कम की होती गई। प्रक्रियाएं और वैसे भी सर और वो दफनाना कम थोड़ी होती। महंगी प्रक्रिया है, और बिल्कुल इसे शायद बिल्कुल, अफोर्ड जो कर सकते थे वो बहुत कम लोग थे। हाँ बिल्कुल उनमें बिल्कुल, वो हो क्लास सकते के हैं जो लोग। ऑफिसर क्लास थी उस वक्त की, वो हाँ होगा। अच्छा हाँ सर, सनौली में महिलाओं की भी कब्र मिली है, मतलब कॉफिन मिला, इसमें महिला थी, और उसमें मुझे दो इंटरेस्टिंग बातें लगी। एक तो ये कि उनके साथ भी हथियार मिले, और एक ये कि उनके पांव कटे हुए थे एंकल से। ये क्या पहेली है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 3 जो शव मिले हम लोगों को, महिलाओं के कंकाल जो मिले, उसका निचला पांव का जो फीट का भाग है वो भाग नहीं मिला। अब ये एक मिस्ट्री है कि वो क्यों नहीं मिला, उसके पीछे क्या कुछ सामाजिक मान्यता थी क्या, क्योंकि कई तरह की चीजें उसमें दिखाई दे रही थी। 35-40 साल की महिलाएं हैं, या उनके वो कटे हैं, तो क्या वो युद्ध में के बाद ऐसा हुआ, या जो पूरी उम्र नहीं पूरी कर सकी उसके कारण की, जो मान्यता आज के समय में बहुत जगह है कि आप अगर एक मिस्ट्री अगर हम आपकी बात करें तो आम लोगों में ये धारणा है कि जो भूत और ये होते हैं उनके पांव नहीं होते हैं, या उल्टे पांव होते हैं, इस तरह की धारणा आज भी है लोगों वाह के वाह बीच, वाह, ये तो आपने सही पॉइंट निकाला है, है सच ना? बात है। और कोई हाँ ना कोई जो लोकोक्ति है या फिर कोई धारणा हाँ है, उसका बिल्कुल कहीं कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ निशान आपको पहले मिलेगा। बिल्कुल। तो इस तरह की धारणा आज भी है, तो शायद इस तरह की कोई मान्यता रही होगी, ये तो आर्कियोलॉजिकली हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन शायद इस तरह की मान्यता रही होगी कि जो जिनका असमय जिनकी मृत्यु हुई है, खासकर महिलाओं की, वो वापस ना आए या वो ना दिखे, इसलिए शायद उनके पांव काटे गए होंगे। लेकिन ये कोई पुरातात्विक प्रमाण के तौर पे हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जो सामाजिक मान्यताएं हैं आज भी, उसको अगर हम रिलेट करें या उसको देखने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि इस तरह की कुछ मान्यता रही हो इसके पीछे। सर सनौली हड़प्पा के आसपास के कालखंड में ही था, मतलब जब जीता जागता रहा होगा, अब तो गांव है, तब जो यहाँ लोग रहे होंगे। लेकिन हड़प्पा में हथियार नहीं मिलते और सनौली में इस तरह से हथियार मिलते हैं, जबकि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है। कुछ और नहीं तो चोरी चकारी तो होती होगी, भले ही उन्होंने मान लीजिए कोई ऐसा जीवन दर्शन अपना लिया हो कि भाई जियो और जीने दो, ना हमला करो ना कुछ। लेकिन सर चोरी चकारी से बचने के लिए हथियार होते ही होंगे। वहां एक भी हथियार का ना मिलना या हथियारों का जखीरा मिलना, ये इंटरकनेक्टेड लगती नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हमारे बीच में ये मिथ है कि हथियार नहीं मिलते हड़प्पा में। वो लोग बेसिकली अगर हम उसका देखें तो पूरा जो हड़प्पीय सभ्यता थी, या सिंधु और सरस्वती के मध्य में जो संस्कृति थी, उनमें हथियार मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हथियार नहीं मिलते हैं, लेकिन ये लोग बेसिकली व्यापार वाले लोग थे और व्यापार में लिप्त थे। लेकिन इनका डिफेंस देखेंगे तो बहुत सुदृढ़ था। चारों तरफ इन्होंने दीवारें। दीवारियां खड़ी की हैं, और इसके साथ साथ जो इनके पास एरोहेड्स, बहुत बृहद मात्रा में एरोहेड्स मिलते हैं, जो कॉपर के भी बने हैं और हड्डियों के भी बने हैं। अच्छा। तो यानी तीर सबसे महत्वपूर्ण वेपन था, ये समझना चाहिए मध्यकाल तक, क्योंकि तीर से आप युद्ध मध्यकाल तक लड़ा जाता रहा है। बिल्कुल। तो एक तीर एक महत्वपूर्ण चीज थी। दूसरा, उस समय ये स्पीयर हेड भी मिलते हैं, भाले का फाल भी मिलता है कॉपर का, और साथ साथ कटार भी मिलता है हड़प्पा उसमें। तो वेपन्स वहां भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वेपन्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे थोड़ी अलग इनके पास एक तलवार भी थी जो थोड़ी अलग थी। लेकिन यहाँ भी हमें सनौली में भी धनुष और वाना के रिमेन्स मिले हैं यहाँ भी। और ऋग्वेद में भी एक ऐसी चर्चा आती है कि योद्धा को अपने पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ उसको बरीड किया गया, जिसमें ये धनुष बाण सम्मिलित थे। तो धनुष बाण का महत्व तो है, वो बहुत लंबे समय तक रहा।
और हड़प्पीय संस्कृति में हर किसी छोटे बड़े हर जगह धनुष ये वाण के वानाग्र के एविडेंसेस हर जगह मिले हैं। इनफैक्ट सर बागपत इलाके में अब मुझे याद आता है धनुर्विद्या का बहुत क्रेज है वहां पर। अभी भी कई ऐसे गुरुकुल हैं, कई ऐसे स्कूल्स हैं जो तीरंदाज वहां से बढ़िया बढ़िया निकलते हैं। इनफैक्ट अभी भी महिलाओं में भी पुरुषों में भी तीरंदाजी बागपत एरिया में काफी पहले से ही मतलब विकसित है, शौक भी रहा लोगों का। एक ब्रेक लेंगे सर, और जब आएंगे वापस तो कुछ और जरूरी सवाल हैं वो पूछूंगा। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। अच्छा सर, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हड़प्पा या इस तरफ से आए हुए लोग कभी इधर बसे हों? जब हड़प्पा का तो अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि क्यों वो नष्ट हो गई थी, ऐसा कुछ मिला है, कुछ सिमिलरिटीज? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले जब हम यहाँ एक्सकवेशन कर रहे थे, इसके पहले हमने श्री गंगानगर में जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है एक जगह है बिंजौर जी, और अभी आप नेट पे देखेंगे तो 4 MSR के नाम से वो नेट पे आपको दिखाई देगा। उस जगह पे हम लोगों ने हड़प्पीय संस्कृति के एक पुरास्थल में ये स्पष्ट हो रहा था कि ये लगभग 2100 BC के आसपास जो एरिडिटी आनी शुरू हो गई, यानी सूखा पड़ना शुरू हो गया। ये पूरा क्षेत्र शायद बारिश कम हो गई और लोग यहाँ से धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे होंगे और जो बड़ा स्थल था वो धीरे धीरे छोटे स्थल में तब्दील होना शुरू हो गया था। तो निश्चित रूप से माइग्रेशंस तो हो रहे थे और यहाँ पहले से बसावट रही होगी। तो जो लोग चाहे वो सरस्वती के रीजन से इस तरफ आ रहे होंगे तो उन लोग इन दोनों का समन्वय स्थापित हुआ होगा, फ्यूजन हुए होंगे, मैट्रिमोनियल अलायंस हुए होंगे और फिर उसमें फर्दर चेंजेस आए होंगे, ऐसा दिखाई देता है। तो एक माइग्रेशन का एक सर्टेन पद्धति है। अगर आप आज भी देखें, आप पंजाब में के गांव में खासकर विशेषकर देखेंगे कि जो लोग बाहर चले गए, चाहे वो कनाडा चले गए कहीं भी, तो उनके बुजुर्ग लोग वहीं रुक गए और कुछ लोग कनाडा चले गए, कहीं और दूसरी जगह जाके बस गए। लेकिन लोग कहाँ जाते हैं? जहां उनको रोजगार मिलता है, बिल्कुल, और जिसका उनको स्किल होता है। तो जो हड़प्पा के लोग, जो व्यापार करने वाले लोग थे, जो लोग पत्थर के मणके और ये इसके शेल के जो ऑर्नामेंट्स बना रहे थे, उन लोगों का माइग्रेशन कहाँ होगा? कोस्ट की तरफ होगा, यानी गुजरात और उस तरफ वो लोग माइग्रेट होंगे। जो लोग कॉपर और उसमें काम कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? जहां उनका रॉ मटेरियल मिलेगा। तो ये रॉ मटेरियल राजस्थान और हिमाचल और उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, वहां उपलब्धता थी। सर तो वो लोग इस तरह हाँ, मतलब ये जो लोग थे कुछ ना कुछ बनाते थे, तो उसका कुछ ना कुछ मेसोपोटामिया में मिल गया, या आपस में भी लोग व्यापार करते थे। ऐसा कुछ अभी तक सनौली में क्या हो रहा है फिलहाल का मुझे पता नहीं, आप ज्यादा बताएंगे क्या? सनौली में इनके द्वारा बनाई गई चीजें, मतलब हड़प्पन साइट्स से उस सभ्यता कुछ मिला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो सनौली के जो लोग थे शायद कॉपर के चीजें सप्लाई कर रहे होंगे हड़प्पा के लोगों को, यानी सरस्वती वैली में जो लोग रह रहे थे, चाहे राखीगढ़ी हो या उनको सप्लाई कर, वहां से जो अर्ध कीमती मनके जो पत्थर के आते थे, जो कार्नेलियन यानी लाल रंग के कार्नेलियन है या अगेट है, उसके जो मनके थे वो शायद वो लोग यहाँ से ला रहे होंगे, क्योंकि इसकी उपलब्धता यहाँ पे नहीं है रॉ मटेरियल की। तो ये शायद हड़प्पा, क्योंकि वो लोग स्किल्ड थे इसमें और वो लोग मेसोपोटामिया तक अपने कार्नेलियन बीड मेसोपोटामिया वहां तक भेज रहे थे। बिल्कुल। तो यहाँ भी इन लोगों के पास भी जो चीजें थी वो शायद वो हड़प्पीय लोगों के साथ सम्मिश्रण के कारण या उनके व्यापारिक संबंधों के कारण शायद इनके पास आया होगा, ऐसा लगता है। और उसका प्रभाव न सिर्फ उस पे दिखाई देता है बल्कि मृदभांड पे भी उसका थोड़ा प्रभाव
दिखाई देता है कि कुछ मृदभांड जो है वो हड़प्पीय संस्कृति के लोग भी यूज कर रहे हैं और उसी तरह के मृदभांड यहाँ के संस्कृति के भी लोग यूज कर रहे हैं। तो समानांतर जो चलने वाली थी दो संस्कृतियां थी, वो आपस में मिल भी रहे थे, आपस में इनका व्यापारिक संबंध भी रहा होगा, आपस में संभवतः मैट्रिमोनियल अलायंस भी रहा होगा। ऐसा जो दांतों के जो एनालिसिस हुए हैं उससे भी पता चलता है। तो ये एक दूसरे के साथ इनके संबंध निश्चित रूप से रहे होंगे, क्योंकि जो सभ्यता के लोग दूर दराज मेसोपोटामिया तक अपना व्यापार कर सकते हैं, तो क्या हमारे बीच में जो यहीं पे रह रहे हैं उनके साथ संबंध? हाँ, थोड़ा अव्यवहारिक है कि आसपास ना बेचते हों वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, अगर आप देखें हड़प्पा में भी एक कॉफिन मिला था एक्सकवेशन में काफी शुरुआत के समय में। उसके एनालिसिस से ये पता चला था कि उसमें देवदार की लकड़ी यूज की गई है। अब देवदार कहाँ से आएगा? देवदार के लिए यहाँ उनको आना पड़ेगा, और ये लोग लकड़ी के मामले में बहुत रिच थे, तो शायद यहाँ से कुछ लकड़ी की चीजें वहां जा रही हो और वहां से जो स्टोन और मन के कुछ चीजें यहाँ आ रही हो। तो ये निश्चित है कि ऐसा एक दूसरे के संबंध रहे होंगे। सर 2005 में सनौली की खुदाई हुई, फिर 2018 में आपकी अगुवाई में हुई। अभी वहां क्या सीन है? अभी आगे खुदाई होनी है या फिर विराम? नहीं, अभी विराम तो नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार इस प्रयास में है कि वहाँ जो कुछ भी चीजें हैं उसको हम लोग पहले सुरक्षित करें, और इस क्रम में ये पूरा क्षेत्र जहाँ ये रिमेन्स हैं उसको राष्ट्रीय पुरास्थल के रूप में, संरक्षित पुरास्थल के रूप में घोषित कर दिया गया और इसका नोटिफिकेशन हो चुका है। अब हम लोग उन जमीन को, जो प्राइवेट लैंड है, जो खेती हो रही है, उसको धीरे धीरे एक्वायर करने की प्रक्रिया में है कि उसके जमीन को हम लोग एक्वायर कर लें, जिससे न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य में भी उसका हम उत्खनन कर सकें और उस पूरे क्षेत्र को हम लोग अच्छे से डेवलप कर सकें और उसको संरक्षित कर सकें। तो ये लगातार ये प्रयास जारी है, और हो सकता है आने वाले समय में हम लोग बहुत जल्दी फिर से यहाँ खुदाई शुरू करें, फिर से एक्सकैवेशन शुरू करें, और वो जो कड़ियां जो कुछ अभी तक हमारे पास है उसके साथ उसका और भी विस्तार और उसको एक समग्र रूप में हम और दुनिया के सामने ला सके इस महत्वपूर्ण संस्कृति को। हाँ सर, ये तो खैर इंतजार रहेगा हमें, क्योंकि फिर खुदाई होगी। मतलब 2005 में मुझे याद नहीं आता कि इतना कोई कुछ बड़ा हुआ, लेकिन हाँ ये पता था कि कुछ बड़ा हो रहा है। 2018 में रथ मिलने के बाद और वो तलवारें मिलने के बाद इतनी बड़ी चीज हो गई कि डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी उस पर। और अभी जब आप फिर जाएंगे और कुछ नया होगा तो डेफिनेटली कुछ तो जवाब मिलेंगे और कुछ नए सवाल मिलेंगे। आपने कहा सर कि बस्तियां भी हैं वहां, मरघट है तो लोग आसपास रहते होंगे, तो आपने क्या उन्हें चिन्हित कर लिया है? उस तरफ भी जाने वाले हैं? और किस तरह की परेशानियां होंगी जो आपको पता है कि हाँ अभी अगला जो प्रोजेक्ट है अगर हम फिर से खुदाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आने वाली है? ये मेरे कुछ सवाल हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो बसावट का जो क्षेत्र है, बसावट का जो स्थल है, उसकी पहचान हम लोग कर चुके हैं, और इसके अलावा जो पूरा बरियल साइट है उसमें कहाँ कहाँ रिमेन्स है उसका हमने जीपीआर सर्वे भी किया है, और जीपीआर सर्वे में हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है कि कहाँ कहाँ इस तरह के और शवाधान कहाँ कहाँ पे हैं। तो बसावट का स्थल और शवाधान स्थल दोनों का उत्खनन और दोनों की खुदाई होगी, क्योंकि हम उसका जो किस तरह से वो लोग रह रहे थे उसको भी हम ठीक से समझ पाए। तो आने वाले समय में ये भी होगा। दूसरा, आपका ये बहुत अच्छा सवाल, अभी हम लोग राखी गढ़ी भी एक्सकवेशन कर रहे हैं। विश्व मानचित्र पे पहली बार मुझे लगता है कि पहली ऐसी फिल्म है जिसको डिस्कवरी जैसे विदेशी चैनल ने उसको तरजीह दी है और पूरे विश्व मानचित्र पे एक बार उसको प्रदर्शित किया। पहले शायद इस स्तर पे किसी भी पुरातात्विक स्थल को नहीं शूट किया गया था। उसका एक दूसरा कारण ये भी था कि हमने जब शुरू से इसका जो डॉक्यूमेंटेशन हमने किया था वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का डॉक्यूमेंटेशन हमने किया था, जो खुदाई के समय ही, कि कोई भी किसी भी तरह का शक और शुबह लोगों के बीच ना रहे
ना ही किसी पुरातत्ववेता के बीच रहे, ना ही कोई इंटरनेशनल स्कॉलर इस पे उंगली उठा सके कि आपने किसी चीज को एग्जेजरेट किया है या इसको ज्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आम तौर पे लोग ये मानते हैं कि रथ हम कह रहे हैं तो लोग ये सवाल उठाएंगे कि अरे ये तो इनके बनाई हुई चीजें हैं, लेकिन हमने उसको जिस तरह से डिजिटली रिकॉर्ड किया है और जो उसको उसी तरह से उठा के लाए हैं, दुनिया का कोई भी स्कॉलर आके उसको देख सकता है, उसको डिजिटली मेजरमेंट कर सकता है जो स्क्रीन पे है, तो कोई शक का कोई गुंजाइश हमने नहीं छोड़ा है। सर ये झगड़ा तो देखिए रहता है। अब मुझे इस पर आप जवाब दीजिएगा, ये सनौली से अलग की भी बात है कि हम ये कहते हैं कि हड़प्पा जो नगरीय सभ्यता है हमारे यहाँ से शुरुआत हुई थी भाई साहब सभ्यता की, और उनका कहना नहीं मेसोपोटामियन थे, इन्होंने शुरुआत की, नगर बसे धीरे धीरे, एक छोटा सा एरिया है वो दजला फरात के बीच में। अब जो है ये रथ मिल गया है, ये और पीछे चली गई ये चीजें। तो मुझे आपसे जानना है, क्योंकि आपका तो राब्ता होता होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर अपना क्या स्टैंड रखती है? क्या उन्होंने अपनी धारणाओं में कोई संशोधन किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी धारणाओं में संशोधन तो किया है, लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं अपने लेखनी में कि नहीं ये रथ नहीं है, और उन्होंने अपने उसमें सुधार किया कि ये 1400 बीसी में नहीं, अब ये शायद 2000 बीसी में आए हो। तो मतलब उनका कहना है कि आए तो बाहर से ही थे, टाइमिंग गड़बड़ थी बस। तो ये मानने को राजी नहीं है कि कोई ना आया ना गया। तो उनकी टाइमिंग तो गड़बड़ा गई, उनका बाकी थ्योरी भी गड़बड़ा गया, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप लोग बैलगाड़ी पे ही थे, आप रथ नहीं जानते थे, आपके पास तलवारें जो थी वो सब बाहर से आई थी। तो अस्कोपर्पोला जैसे विद्वान ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो, कि ये एस्टेब्लिश नहीं हो कि ये भारत में ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ हो सकता है। सर क्यों ये, मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। मतलब हम जैसे आम लोग लड़े तो ठीक भी है, ये ईगो की लड़ाई हिस्टोरियंस के बीच में, आर्कियोलॉजिकल लोगों में और मतलब पढ़े लिखे लोगों में ऐसी क्या ईगो की लड़ाई, क्यों नहीं आपस में सहयोग? मैं एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि अगर आप पूरी लाइफ का अगर 25 साल 25 किताबें लिखने में आप लगा दो और अपनी थ्योरी को एस्टेब्लिश करने में, वो अचानक अगर धाराशाही होना दिख जाए तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि सच बात है, बचपन से जो सच हमने पाले हैं, जवानी में जिन पर हमने अपनी ऊर्जा नष्ट की हो, अचानक से उसकी चूल्हे हिल जाएं तो हम पहले डिफेंस करेंगे, धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई चारा ही नहीं है आपके पास कि आप इसको एक्सेप्ट ना करें, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने देखा नहीं है और वो लोग सिर्फ ऊपर से जो लिटरेचर पढ़ के या उसको पढ़ के जो अनुमान लगा रहे हैं, वो जब इसको अपनी आंखों से देखेंगे चीजों को, तब उनको पूरी तरह से वो विश्वास कर पाएंगे कि नहीं ये जो कुछ हम सोच रहे थे ये उससे अलग है, और निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है उसके प्रमाण है। इसलिए मैंने ये कोशिश की अपने एक्सकवेशन की बात भी कि उन चीजों को उसी तरह से उठा के लाया जाए, उसको टुकड़ों में ना लाएं, बल्कि पूरा का पूरा चीज उठा के लाएं, जैसे हम एक बिल्डिंग को पूरा उठा के लाते हैं कि जो लोग उसको पूरी तरह से देख सके, सिर्फ बाद में ढंग से स्टडी कर सकें, केवल चित्र नहीं बल्कि उसके मूल रूप में जाकर, बिल्कुल उसको ड्राइंग्स में नहीं, चित्रों में नहीं, बल्कि उसको फिजिकली देख सके। बिल्कुल तो, सर मेरा आखिरी सवाल अब ये है आपसे कि आपने सनौली को तो ठीक से एक्सप्लोर कर ही दिया है और भी करेंगे अभी, लेकिन अभी जैसे हम सुनते पढ़ते रहते हैं और आप आज मुझे मिल गए किसी तरह से, तो मैंने सोचा ये जवाब भी आपसे ले लूं। ये द्वारका के बारे में हम बहुत दिनों से सुनते रहे और उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो हमने देखी हैं कि समंदर के अंदर जाकर पाकिस्तान से भी स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती हैं उसके लिए, तो क्योंकि बिल्कुल गुजरात से लगा हुआ है, पाकिस्तान की सीमा भी है, तो वो अंदर जाते हैं, वहां पर कुछ पत्थर भी मिल रहे हैं, कुछ पुराने राजप्रासादों के कुछ चिन्ह अभी मिल भी रहे हैं, और ये वो है जो हम आम लोगों तक पहुंचा है। आप चूंकि इस फील्ड में है तो आपको तो ये लगातार मालूम चलता रहता होगा कि भारत में, और खासतौर पर भारत की ही बात कर रहा हूं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें अभी ऐसी मिल रही हैं जो बता रही हैं कि भारत में जो सभ्यता है उसका इतिहास और पुराना है। तो मैं आपसे आखिरी जवाब ये चाहता हूं कि द्वारका में क्या हो रहा है और उसके समानांतर और कहां कहां ऐसी कुछ चीजें मिल रही है जहां आप लोग कोशिशें करने वाले हैं और इतिहास को फिर से लिखने के लिए दुनिया मजबूर होने वाली है। बिल्कुल,
द्वारिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ ऑफशोर यानी समुद्र के बाहरी का क्षेत्र और समुद्र के अंदर का क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों का जो शोध है और पुरातात्विक शोध है, वो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट लेके आ रहा है। क्योंकि अगर द्वारिका आज जो कुछ हम देख रहे हैं, वो समुद्र का स्तर ऊपर आ गया है, ऊपर बढ़ गया है, तो कुछ क्षेत्र जो है वो समुद्र के पानी में नीचे डूब चुका है वो। और ये इसके प्रमाण कई जगहों पे हैं, चाहे वो राम सेतु की बात करें या उसकी बात करें, तो वाटर लेवल रेज कर चुका है, आज वो ज्यादा बढ़ गया है। तो आने वाले 50 साल में ना जाने क्या क्या डूबेगा, वो तो एक प्रक्रिया है, द्वारका भी शायद उससे गुजरी हो। बिल्कुल। तो वहां नीचे जो रिमेन्स मिल रहे हैं, वो कुछ जो पत्थर के जो रिमेन्स मिल रहे हैं, वो मैनमेड पत्थर के रिमेन्स हैं। तो कुछ संरचनाएं भी पत्थर के नीचे मिल रही हैं, और तो ये संभव है कि उन संरचनाओं के ऊपर लकड़ी के वहां भी रिमेन्स रहे होंगे जो नष्ट हो गए, लेकिन उसका प्लिंथ जो है वो वहां मिल रहा है, मृदभांड भी मिल रहे हैं, और वहां की जो तिथि क्रम आ रही है वो भी 1700-1800 बीसी के आसपास तिथि क्रम भी आ रहा है। यानी तो कि ये बड़ा फिर ही से इसी के समानांतर है वो भी। हाँ, लगभग इसी के समानांतर है, क्योंकि अब जैसे जैसे और तिथियां आएंगी और ज्यादा वहाँ खोजें होंगी, तो शायद और भी वहाँ का सीन या सिनेरियो बदल सकता है। लेकिन अभी जो कुछ भी प्रकाश में आया है वो वाकई महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमको अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब हम उस समय भी सी रूट से सफर कर रहे थे, और जब हम सफर करते हैं तो बहुत सारी चीजें डूब जाती हैं, शिपरेक्स होते हैं, उसके जो रिमेन्स कुछ बच जाते हैं, सुरक्षित बच जाते हैं, वो समुद्र तल में मिलती हैं। और जो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की जाती है, उसमें है समुद्र तल के नीचे जाके हम डाइव करके उसका मेजरमेंट निकालते हैं, उन कुछ चीजों को ऊपर लाके उसका अध्ययन करते हैं, उसके आधार पे उसका तिथि क्रम भी निर्धारित करते हैं। तो लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि जब वो पानी में होगा तो जिन चीजों से हम तिथि निकालते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कंटेमिनेशन हो सकता है चीजों का। तो बहुत सारे नई प्रक्रियाएं आ रही हैं तिथि और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसलिए द्वारिका सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर अगर हम चाहे कृष्ण की बात करें या उनके माइग्रेशन की रणछोड़ और कृष्ण की बात करें, माइग्रेशन की बात करें, और उसको पुरातात्विक दृष्टिकोण से अगर हम उसको अध्ययन की बात करें, तो हमको ये देखना होगा कि चाहे मथुरा में जो टिला है, कई टिले हैं मथुरा में, या जो सनौली और कुरुक्षेत्र का जो तिथि क्रम है, उससे कितना मिलता जुलता है वो तिथि क्रम, और उसके साथ कैसे मैच कर रहा है। तो अध्ययन का बहुत विस्तृत विषय है ये, और निश्चित रूप से द्वारिका बहुत महत्वपूर्ण है। द्वारका के अलावा वर्तमान में अगर की खुदाई के बारे में आपने जो प्रश्न किया है, अभी हमारा एक खुदाई चल रहा है वडनगर में। वडनगर के खुदाई में भी गुजरात, हाँ गुजरात में, उसमें 4वीं शताब्दी ईसापुर से लेके और मध्यकालीन जो संरचनाएं हैं वो प्रकाश में आ रही हैं। हजारीबाग में अभी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर प्रकाश में आए हैं। तो इस तरह से नालंदा में भी अभी नए जो तिलहारा एक साइट है, वहाँ बुद्धिस्ट विहार प्रकाश में आए हैं। तो देश की अनेक जगहों पे खुदाई चल रही है, और अभी रिसेंटली आदिचेन्नलूर तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ भी खुदाई हम लोग खुदाई कर रहे हैं, और वहाँ भी अर्न बरियल प्रकाश में आ रहे हैं, जो शायद 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो इस तरह से देश के कई भागों में अलग अलग संस्कृतियों से रिलेटेड और अलग अलग समय अवधि से रिलेटेड स्थलों की खुदाई चल रही है, और नए जो साक्ष्य हैं वो प्रकाश में आ रहे हैं। तो आने वाले समय में हम बहुत सारे हमें ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, और इतिहास की जो किताबें हैं वो भी बहुत कुछ उसमें भी बदलने वाला है। और मुझे लगता है सर, जो अभी तक हमें पता चला है वो केवल आइसबर्ग की टिप है। निश्चित रूप से भारत एक ऐसी जगह है, आप जिस जगह पे
आप अगर कई विदेशों में चले जाएं, अमेरिका और वहां, तो 200 साल की जो चीजें हैं उसको बड़े गर्व से वो कहते हैं एग्जैक्टली कि ये 200 साल पुराना है, 200 ये साल 300 साल पुराना है। यहाँ 200 साल पुराना तो हमारे घरों में सामान पड़ा रहता है। आप जहाँ कहीं खोदेंगे या पुराने हवेलियों में चले जाएं तो 200-300 साल बहुत के आम सामान है। ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे जेहन में होता है। हम अपनी पीढ़ियों को याद रखते हैं कई पीढ़ियों तक। बस दुर्भाग्य है सर इस बात का कि मैं आपकी ही टीम की साथी का पॉडकास्ट एक जगह सुन रहा था और वो इस बात को कह रही थी और बहुत दुखी भी थी, और उनसे ना दुखी मैं हो गया, मुझे ऐसा लगा सुनकर, क्योंकि उनके लिए शायद ये बात आम हो गई होगी। उन्होंने कहा कि आप इन बातों पर हैरान हो रहे हैं, कोई 4000 साल पुरानी चीज निकली या 5000। सच ये है कि इसी मुल्क में और इस मुल्क के पड़ोसी देशों में, यानी जो कभी हमारे हिस्से रहे, आप हैरान होंगे कि शायद लाख साल पुरानी चीजें भी हैं। बोले हमारी जानकारी में है 1-1 लाख साल पुरानी साइट्स हैं, लेकिन दुर्गति हो रही है उनकी। ना तो शायद सरकारों में वो धैर्य है या जागरूकता है कि वो वहां पर फंड दें या हिम्मत करें कुछ करने की, और ना ही शायद आम लोगों में जो वहां पर घर बनाकर बैठ गए या बिल्डर्स ने वहां पर प्लॉट काट दिए। गुड़गांव तक के लिए मैं सुन रहा था कि यहाँ तक इतनी अच्छी अच्छी साइट्स हैं जिन पर अगर हम काम करें तो हम इतिहास के जो बिछड़े हुए या टूटे हुए बिंदु हैं वो जुड़ जाएंगे। मतलब कोई अंदर से हमें वो नहीं है, वैसे प्यार अमेरिका जिसका आपने जिक्र किया कि भाई 200 साल पुरानी चीज है, हम 2000 साल पुरानी चीज की भी वो तवज्जो तो नहीं करते। इस पर आपको दुख होता होगा, आप तो बिल्कुल बहुत दुखी होते होंगे देखकर। क्या होता है ना, मैं सच बताऊं नितिन, क्या होता है कि हम आर्कोलॉजिस्टों के जीन में एक ऐसी चीज आ जाती है कि आप अगर मेट्रो का भी गड्ढा देखते हैं तो हम रुक के एक बार नीचे उतर के देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिल रहा होगा। कोई बिल्डर अगर मकान बना रहा है और बेसमेंट खोद रखा है तो अपने आप को रोक नहीं पाते ये देखने के लिए कि शायद नीचे कुछ है या नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों को, कई बार लोग कहते हैं कि ये आप क्या देख रहे हो, नीचे क्या मिट्टी के टुकड़े या पॉट के टुकड़े क्यों उठा रहे हो, ये तो मेरे घरों में पड़ा रहता है। तो उन चीजों के साथ जो हमारा लगाव है, एक सेंटिमेंट जो जुड़ा है, वो एक अलग ही सेंटिमेंट है। कोई भी इस तरह का गड्ढा हो, कुछ भी हो, तो हम लोग एक बार उतर के देखते हैं, रुक के देखते हैं कि यहाँ क्या मिल रहा है। आप ही लोग हैं सर जिनके कारण हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हम कहाँ से चले आ रहे हैं। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंसान आसमान की तरफ देखता है यदि उसे भविष्य का पता करना हो, और इंसान जमीन के नीचे देखने की कोशिश करता है यदि उसे अपने इतिहास का पता करना हो। आप वो लोग हैं जो शायद उतना श्रेय नहीं पाते क्योंकि गुमनाम हीरो हैं जितना पाना चाहिए। तो मैं तो केवल आपको आने वाली परियोजनाओं के लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं और उम्मीद करता हूं सर कि आपने जैसा काम सनौली में किया और भी जगह किया जो हमें नहीं मालूम है, दुर्भाग्य हमारा, और भी करें और हमारे आने वाली पीढ़ी को वो इतिहास पढ़ने को मिले जिससे शायद हम महरूम रह गए, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे इतिहास हो या विज्ञान अपने आप में कुछ ना कुछ नया जोड़ता है, सुधार करता है। आखिरी में आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कर दीजिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके कि जिस तरह की जिज्ञासा है और जिस तरह से आपने चीजों को देखा और समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं और शायद जब आपसे मिलूं या और किसी दिन जब आपसे फिर से बात होगी तो मैं हड़प्पीय संस्कृति के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत नजदीक है और मैंने कई हड़प्पीय संस्कृति के स्थलों की खुदाई की है और वर्तमान में राखीगढ़ी की खुदाई मैंने सुना है सर ऐसा कि आप लोगों की कम्युनिटी में चलता है कि जिसने हड़प्पा की कोई साइट खोदी हो तो वो 2 फीट ऊपर चलता है कि अरे हड़प्पा वाले हैं ये। बिल्कुल। अभी हम राखीगढ़ी की खुदाई कर रहे हैं, अभी चल रही है, खुदाई शुरू हो चुकी है जी सर, फिर से राखीगढ़ी। तो और मैं सभी लोगों को बहुत यही गुजारिश करूंगा कि अपनी संस्कृति पे हम गर्व करें और जहाँ कुछ भी मिले हम उसको विनष्ट ना करें, उसे नष्ट ना करें। आप संरक्षित करने की कोशिश करें या हम लोगों से संपर्क करें। ये ना सोचे कि ये स्थल जो है वो पुरातत्व सर्वेक्षण या भारत सरकार एक्वायर कर लेगी। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम उसे आपसे छीनते नहीं हैं, हम उसे एक्वायर भी नहीं करते हैं उन जगहों को। सिर्फ उस जगह की इतिहास के बारे में हम अब एक रिकॉर्ड तो करते हैं कि उसको रिकॉर्ड तो कर सकें कि वो लोगों को ये पता चल सके कि यहाँ पे ऐसी चीजें थी या ऐसे सांस्कृतिक अवशेष थे। तो जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे,
अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, तब तक शायद हम अपने आप पे गर्व भी ना महसूस कर सकें। सिर्फ गर्व से काम नहीं चलेगा, बोध भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ये पॉडकास्ट सुनकर बहुत मजा आएगा। उससे जरूरी बात यह है कि उनमें जिज्ञासा पैदा होगी कि वो कुछ नई किताबें पढ़ें, कुछ नई डॉक्यूमेंट्रीज देखें और ASI को फॉलो करें। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स नितिन आज बात करने के लिए, और बहुत बहुत ही अच्छा लगा आज की बात। थैंक यू। तो डॉक्टर संजय मंजुल को आप सुन रहे थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जॉइंट डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो। सनौली में जो भी अभूतपूर्व उन्होंने खोजा उस पर तफसील से बात हुई हमारी। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत सी नई बातें पता चली होंगी, और अगर ऐसा हुआ है तो पॉडकास्ट कामयाब रहा। अब देखिए, हर नई खोज लोगों के बीच कुछ पुरानी धारणाओं को तो तोड़ती ही है, कुछ नई राय बनाती है। कोशिश होनी चाहिए कि हम हर नए का खुली बाहों से स्वागत करें, भले ही उससे हम सहमत हों या ना हों। ऐतिहासिक तथ्य तो समय के साथ बदलते रहते हैं। किसी भी बात पर अड़े रहकर हम भले कुछ भी साध लेते हों, लेकिन सत्य तो नहीं साध सकते। इस सत्य का भी स्वागत और भविष्य में आने वालों का भी। अगर आज की बातचीत से कुछ भी आपकी नॉलेज में एड ऑन हुआ हो तो प्लीज लिखिएगा radio@aajtak.com पर, और हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाकू पार्टी पर भी आप लिख सकते हैं, वहां मैं हूं। और इसके अलावा किसी खास पॉडकास्ट में आप लोगों के चुनिंदा खत मैं जरूर पढ़ने वाला हूं। अगले गुरुवार को फिर आएगा पढ़ाकू नितिन, कुछ दिलचस्प सा लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।